हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहा है। 2013 में आया था। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। किसी गैस का जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल दिया है क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। गैस के जो प्रेशर है वो उसके टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ये लाइन इन्होंने यहाँ लिखी है, मतलब ये दिया हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आपको सीपी बटे सीवी की वैल्यू निकालनी है। तो जो सीपी बटे सीवी होता है वो क्या होता है? वो होता है गामा। तो इसका मतलब गामा की वैल्यू निकालनी है। गामा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो गामा की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अगर हम इस बात को सोचें क्या कि भाई जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी तीन इक्वेशन बता रखी हैं आप लोगों को। एक तो पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक की इक्वेशन है। एक थी आपकी टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी थी, इससे इसको भी बनाया जा सकता है। और तीसरी क्या थी आपकी, और एक होती है टी की पावर गामा और बटे में पी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये तीन इक्वेशन आपने पढ़ी है किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब इस एडियाबैटिक प्रोसेस में जरा समझना ध्यान से, इस एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें जो इक्वेशन दी है वो ये दी है। ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, कुछ ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, P प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3 है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट K T की पावर 3। इसको इसके बटे में ले जाओ तो ये हो जाएगा भाई आपका P इंटू टी की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। K आ गया इंटू में, चलो ठीक है ये भी। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, हमें ना कंपेयर करानी है गामा की वैल्यू निकालने के लिए। एक तो इक्वेशन ये आ गई हमारे पास जो उन्होंने दी है, और हमारे अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन जो होती है वो ये होती है। इसको अब देखो किस तरह से आप कंपेयर करा सकते हो। तो ये खूबसूरती देखना आप, मैं किस तरह से कंपेयर कराने जा रहा हूँ उसको। एक काम करेंगे, टी की पावर गामा है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को यहाँ पे के डैश लिख लेंगे। ठीक है। और ये जो p है इसके मल्टीप्लाई कर दो यहाँ कांस्टेंट के साथ, तो p की पावर गामा -1। ओके। अगर मैं यहां से p की वैल्यू निकालूं तो ये जो गामा -1 है ये पावर इधर चली जाएगी, ये प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी यहाँ पे, ये k डैश रहेगा। और ये ऐसे कर लो, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे करना है। ये t की पावर, आपको देखो एक चीज बताता हूं, जैसे a³ बराबर x लिखा हुआ है, अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो ये जो पावर है उधर जाते हुए 1/3 हो जाती है, तो ये पावर इधर से उधर चली गई। तो ऐसे ही यहाँ से ये जो p की पावर है, के डैश का से रखो, इधर की ये जो पावर है इधर जाके ये बटे में चली जाएगी, मतलब गामा बटे गामा -1 और इक्वल्स टू में p आ गया। ये कुछ ऐसे आ जाती है ये के डैश। अब ये क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया p प्रोपोर्शनल टू t की पावर गामा बटे गामा -1, ये आ गया। ऐसे इधर देख लो, यहाँ पे ये क्या था, ये था p प्रोपोर्शनल टू t³। जरा चेक करो ये वाला, अगर इस k को हटा दें तो p प्रोपोर्शनल टू t³। और हमारे हिसाब से जो इक्वेशन बन रही उसमें क्या बन रहा है, p प्रोपोर्शनल टू गामा बटे गामा -1। अब इसे इसी के नीचे लिख लो यहाँ, p प्रोपोर्शनल टू
टी की पावर गामा बटे गामा माइनस 1। अब कंपैरिजन कराओ, देखो यहाँ पी की पावर इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर टी की पावर 3 और इधर टी की पावर गामा माइनस 1। तो गामा बटे गामा माइनस 1 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इसे कर लो सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करके गामा बराबर 3 गामा माइनस 3, इसे इधर ले आओ, 3 बराबर 2 गामा, गामा की वैल्यू आ गई 3/2 बच्चों। तो गामा की वैल्यू 3/2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आसान सवाल था, बस कंपैरिजन करना था इक्वेशंस का, उससे गामा की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती। ठीक है, वैसे कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको, और तरीके से भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, पर ये बेहतर तरीका था, आसान भी था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। Which of the following relation does not give the equation of adiabatic process where terms have their usual meaning? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस का नहीं है। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के 3 रिलेशन होते थे, एक तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक होता था टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक होता था अभी बताया था जो आपको टी की पावर गामा बटे पी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप चाहो तो पी को ऊपर ले जाओ, तो टी की पावर गामा और पी की पावर 1 माइनस गामा बराबर कॉन्स्टेंट। तो ये 3 रिलेशन समझो, ये और चेक कर लो इन तीनों रिलेशन में से। देखो ये एडियाबैटिक का है, और फिर अगर ये देखे टीवी की पावर गामा माइनस 1, ये भी एडियाबैटिक का, देखो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अच्छा, फिर अगर ये देखो आप पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा, ये रहा। ठीक है, और फिर यही बचा बस, पी की पावर गामा टी की पावर माइनस गामा, यही ऑप्शन है हमारा मतलब करेक्ट। ये एडियाबैटिक का है, ये एडियाबैटिक का, ये एडियाबैटिक का है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये एडियाबैटिक का नहीं है। तो हमें यही निकालना था कि कौन सा प्रोसेस मतलब कौन सी इक्वेशन एडियाबैटिक प्रोसेस को नहीं दिखा रही। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आसान था ये भी, कुछ नहीं था ये भी। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा क्या कहा है। एन आइडियल गैस फ्रॉम स्टेट ए, देखो यहाँ स्टेट ए में है ये, और उससे स्टेट बी में जा रही है वाया 3 डिफरेंट प्रोसेस। पहले इस पाथ से जा रही है 1 से, फिर दूसरे पाथ से जा रही है 2 से, या फिर तीसरे पाथ से जा रही है 3 से, 3 से जा रही है। पहले वाले पाथ में वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है Q1, दूसरे पाथ में Q2 और तीसरे पाथ में Q3। फिर तीनों पाथ की जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा U1, डेल्टा U2 एंड डेल्टा U3। पहले पाथ की चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1, दूसरे की डेल्टा U2, तीसरे की डेल्टा U3। तो इसमें भी अब आपकी इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। तो अब हमें ये बताना है कि Q1, Q2, Q3 में से कौन बड़ा है, देख के बताओ, और कौन बड़ा है कौन छोटा है, और U1, U2 और U3 में से डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3 में से कौन बड़ा कौन छोटा है। देखो आपको बताएं, जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी भाई साहब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ये इनिशियल मतलब शुरुआत वाले पॉइंट और अंत वाले पॉइंट पे डिपेंड करती है।
तो इस हिसाब से ये फिगर थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है मुझे, मैं आपके लिए इसको बड़ा कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा बस, मैं इसको बड़ा करता हूँ। इसको हटाने जा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये थोड़ी सी आपको बड़ी दिखाई दे ताकि आप इसको प्रॉपर देख पाओ। 1 मिनट। ये देखो अब दिखाई दे रही है। चलो, तो हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कौन से पाथ से गई वो। जैसे पहला पाथ है आपका ये वाला, इंटरनल एनर्जी मतलब ए से चला, ए स्टेट में थी गैस, वहां से चल के और बी में पहुंची, ठीक है। तो ये पहला पाथ था। तो इंटरनल एनर्जी होगी ए से बी में पहुंचने के लिए डेल्टा यू बराबर फाइनल पॉइंट की एनर्जी यू बी और माइनस इनिशियल पॉइंट की एनर्जी वो है ए, तो माइनस में यू। ये होगी ए से बी पहले पाथ के जरिए, तो डेल्टा यू वन निकल आइए। ऐसे ही डेल्टा यू टू निकाल लो, वो भी देखो ए से और बी पे गई दूसरे पाथ के जरिए, ऐसे गई, यहां दूसरे पाथ के जरिए गई डेल्टा यू टू, तो फॉर्मूला फिर यही लगेगा, फाइनल पॉइंट यू बी माइनस यू ए। ऐसे ही तीसरे पाथ से जाएगी, पहले यहां से यहां और फिर यहां से यहां, तो तीसरे पाथ के जरिए गई, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा यू थ्री, तो यू बी माइनस यू ए। हमेशा याद रखो इंटरनल एनर्जी का चेंज 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जहां से चला उस पॉइंट पे डिपेंड करता है और जहां पहुंचेगा उस पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो u1 की वैल्यू भी u b माइनस यू है, u a है, u2 की वैल्यू भी u b माइनस यू ए है और u3 की वैल्यू भी u b माइनस यू ए है। तो इसका मतलब u1 डेल्टा u1 डेल्टा u2 और डेल्टा u3 तीनों आपस में बराबर हो गए। बोलो समझ आई बात की नहीं? तो ये हो गई इनकी वैल्यूज। इसमें चेक करो कि किसी को कुछ डाउट हो तो पहला तो ये हो गया कि ऑप्शन या तो ए है या बी है, क्योंकि दोनों में u1 u2 u3 की वैल्यू आपस में इक्वल दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब इन तीनों में पहले प्रोसेस में Q1 हीट लगी, दूसरे प्रोसेस में Q2 हीट लगी और तीसरे प्रोसेस में Q3 हीट लगी। इन तीनों में कौन बड़ी है? तो अब देखो, अगर हम यहां से देखें, एक बात बोलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इसका मतलब ये है, अब डेल्टा Q तो कांस्टेंट है तीनों के लिए, कोई सा पाथ हो डेल्टा Q तो तीनों के लिए एक बराबर है, सबके लिए सेम है। अब डेल्टा Q मतलब हीट किसकी बड़ी होगी? जिसका वर्क बड़ा होगा, क्योंकि भाई डेल्टा Q तो सबके लिए सेम है ना। पहले वाले पाथ से जाओ तो भी डेल्टा Q की वैल्यू वही है, दूसरे पाथ से जाओ तो भी डेल्टा Q की वैल्यू वही है और तीसरे पाथ से जाओ तो भी डेल्टा U की वैल्यू तीनों पाथ में सेम। तो Q किस पे डिपेंड करा फिर? अब ये तो सेम है, तो Q डिपेंड करा सीधे सीधे वर्क पे। जिसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उसी को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब हीट उसमें ज्यादा लगेगी जिसमें वर्क ज्यादा होगा। अब वर्क देख सकते हो आप कैसे? वर्क देख सकते हो एरिया से। अगर मैं इसको नीचे ऐसे मिला दूं तो ये वाला जो एरिया बनेगा इस ग्राफ के नीचे का, ये ग्रीन कलर में, ये इस ग्राफ के नीचे का एरिया, ये हो जाएगा आपका वर्क। ये हो गया W1, ठीक है। तो ठीक है, वर्क इसका तो बन गया W1, ये ग्रीन कलर वाला, उसके नीचे का जो एरिया सबसे ज्यादा है। फिर अगर आप लोगे देखो ये Q2 के नीचे का, मतलब सेकंड प्रोसेस के नीचे का एरिया, वो आएगा ये ब्लैक कलर में, ये वाला। और फिर आप उससे भी नीचे लोगे तो इसका जो एरिया लोगे आप, इससे भी नीचे, मान लो मैं रेड कलर में ले लूं या ये ले लेता हूं ऑरेंज सा कलर, तो इससे नीचे का एरिया बन रहा है ये ऑरेंज कलर, आया तो है ही नहीं,
हाँ आ गया। तो ऑरेंज कलर में ये आ गया, नहीं ये नहीं, ये वाला, इससे नीचे का ये वाला, ये ऑरेंज कलर वाला है। ठीक है, तो इन तीनों कलर के हिसाब से अगर सोच रहे हो तो सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? ग्रीन कलर के, फिर उसके बाद ब्लैक कलर के, फिर सबसे कम एरिया किसके पास है? तो वर्क सबसे ज्यादा ग्रीन कलर वाला होगा, मतलब W1 वर्क सबसे बड़ा है, फिर W2, अरे भाई वर्क सबसे बड़ा जिसका होगा, और फिर W3, सबसे छोटा एरिया W3 के पास है। इस हिसाब से अगर हम यहां से कहें कि डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा किसकी होगी? भाई वर्क बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। अब हीट इन्होंने किसकी ज्यादा दे रखी? हीट नहीं, ज्यादा नहीं, हीट तो निकालनी है हमें, किसकी सबसे ज्यादा है, तो जिसका वर्क सबसे ज्यादा होगा। अब देखो W1 बड़ा है W2 से और W2 बड़ा है W3 से, इस हिसाब से W1 में दी गई हीट हो गई Q1, फिर ऐसे ही फिर Q2, फिर Q3, तो वर्क बढ़ा तो समझो उसका ये हीट भी बढ़ गई, तो हीट बढ़ गई। तो इस हिसाब से Q1 Q2 Q3 में सबसे बड़ा है Q1, फिर Q2, फिर Q3, और U1 U2 U3 तीनों हैं आपस में बराबर। तो ऑप्शन देखो कौन सा बैठ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सवाल अच्छा था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, आसान था। ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई इसमें क्या दिया है, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD, ठीक है, एज शोन इन फिगर, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज, इस साइकिल में हीट कितनी निकलेगी, रिजेक्टेड का मतलब कितनी निकलेगी हीट, वो बताना है। चलो पहले तो ये देखो ये साइकिल चल कैसे रही है, ये साइकिल यहां से ऐसे आ रही है, यहां से ऐसे जा रही है, घूम के ऐसे ABCD, ये मुझे लग रहा एरो गलत तो नहीं दे दिया, एक बार देख लो मैं जरा, हाँ ये एरो ना उल्टा लगा रखा है, ये एरो ऐसे है। तो देखो ये साइकिल कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे, ये साइकिल ऐसे चल रही है। अगर आप इसको देखेंगे तो कौन सी उसमें चल रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज में चलती है तो उस साइकिल का जो वर्क होता है वो निगेटिव होता है, तो डेल्टा W, इस साइकिल के अंदर का जो ये एरिया है ना, यही इसका वर्क है, तो ये वर्क निकालेंगे इसका एरिया, और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो वर्क निगेटिव होगा, और क्लॉकवाइज चलेगी तो वर्क पॉजिटिव होगा, तो वर्क होगा इसका निगेटिव। एरिया निकाल लो इसका कितना होगा, तो लेंथ ये वाली और इनटू में विड्थ ये वाली, तो लेंथ इनटू विड्थ, तो V और 3V के बीच का गैप हो गया 2V, और P और 2P के बीच का गैप हो गया P, तो ये हो गया P इंटू में 2V, तो डेल्टा W की वैल्यू आ गई माइनस का 2PV। ठीक है, ये आ गई डेल्टा W की वैल्यू, ये वर्क है। अब हीट निकालनी है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। अच्छा एक और बात, हमेशा याद रखो किसी भी साइकिल के अंदर जो डेल्टा U होता है वो 0 होता है। अगर गैस घूम के किसी साइकिल के थ्रू उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो किसी भी साइकिल में जो डेल्टा U की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो डेल्टा U की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं अगर, तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा U की जगह रख दो यहाँ 0, तो डेल्टा Q की वैल्यू डेल्टा W के बराबर है। अब यहां से डेल्टा W की वैल्यू निकाली हमने माइनस का 2PV, ये आ गई डेल्टा Q की वैल्यू। अब डेल्टा Q की वैल्यू मतलब हीट की वैल्यू आ गई है, हीट। अब ये माइनस में है तो इसका मतलब है ये हीट इस सिस्टम के अंदर से निकल रही है, मतलब ये हीट रिजेक्टेड है, हीट रिजेक्टेड बोल सकते हो आप इसको। तो हीट सिस्टम के अंदर से निकल रही है, तो हीट रिजेक्टेड कितनी आ गई, अगर हम माइनस हटा दें, अगर ये बोल रहा है हीट रिजेक्टेड निकालो,
तो सिर्फ उसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि पता तो है ही कि हीट रिजेक्ट हो रही है। तो इस हिसाब से डेल्टा क्यू या हीट रिजेक्टेड जो आएगी हमारी, हीट रिजेक्टेड, वो कितनी आ जाएगी, 2 PV आ जाएगी। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, हीट रिजेक्टेड आ गई 2 PV। माइनस लगने से पता चल गया कि हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट निकल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा अगले को सवाल में चलते हैं। सवाल क्या दिया पढ़ते हैं। 1 mole of an ideal gas goes from an initial state A to final state B via 2 process. It first undergoes isothermal V to 3V and then volume is reduced to 3V to V at constant pressure. ओके, तो करेक्ट पीवी डायग्राम बना। अब बहुत आसान है, देखो भाई, पहले ये है वॉल्यूम, इधर है प्रेशर, इधर वॉल्यूम। देखो पहले तो ये जो गैस है ये ए से बी में जा रही है, ठीक है, स्टेट ए से स्टेट बी में जा रही है। पहले तो जा रही है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू, उसका वॉल्यूम V है और 3V हो गया। तो देखो यहां पे इसका वॉल्यूम V है, मान लो यहां है ये V, देखो ये, और इसका वॉल्यूम बढ़कर 3V तक पहुंच जाएगा। तो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये यहां तक पहुंच गया आइसोथर्मल प्रोसेस से यहां तक। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ये आइसोथर्मल हो गया, इसमें T क्या है, कांस्टेंट है। चलो फिर हुआ इसका वॉल्यूम V से 3V पहुंच गया। फिर अब इसका वॉल्यूम 3V से वापस V आएगा, लेकिन उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहना है। तो इस बार प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वापस आएगा, ये यहाँ पे पहुंच चुकी है गैस। अब 3V से वॉल्यूम वापस V पे आ गया और प्रेशर रहा कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो, ग्राफ ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, प्रेशर उसका कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम घटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। देखो ऐसे आ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, 3V से V पे आ गया। तो पहले यहां से यहां गया और फिर वापस आया 3V से। पहले ये समझो यहाँ V था, V से धीरे धीरे बढ़ के वॉल्यूम 3V पहुंच गया और 3V से वापस फिर V आ गया। तो ऊपर वाला ग्राफ आइसोथर्मल है और नीचे वाला प्रेशर कांस्टेंट वाला कौन सा होता है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक। अब ऑप्शन चेक कर लो इनमें से कौन सा बैठ रहा है। ये गलत हो गया क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, वैसा हमारा तो ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से यहाँ नीचे आया और फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। मैं हटा के दिखा देता हूँ इसको, आप कंफ्यूज मत हो, ये देख लो साफ साफ जो हमने बनाया है वो यही है क्या, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ये टॉपिक मतलब ये 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आगे लेके कल चलेंगे। बढ़िया मजा आ रहा होगा, बढ़िया अच्छे क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं हमको, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो कर देना।